तो तुम्हें लगता है कि शेरू कुत्ता वाकई में सरपंच साहब के कहने पर ही तुम पर हमलावर हुआ था? पर यह भी तो हो सकता है कि वो कुत्ता वाकई में खुद ही तुम पर हमलावर हुआ हो, जबकि मेरी इस ड्रेस की वजह से उसने मुझ पर हमला नहीं किया हो। ऐसा आप सोच सकते हैं, पर मैं नहीं। चलो अच्छा है, पर अब ये बताओ जा किस तरफ रहे हो? काफी दूर जाना है, लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है। फिर तो जीप से जाना ही बेहतर था। तुम्हारे पीछे बैठे बैठे तो दिमाग खराब हो जाएगा। अजय अब गांव की सड़क से निकलकर मेन हाईवे के रोड पर आ गया था कि तभी एक तरफ से आई कार तेजी से अजय की बाइक से टकराने के लिए बढ़ी थी। पर अजय, जो हमेशा ही बेहद सतर्क रहना पसंद करता था, उसने आखिरी वक्त पर अपनी बाइक को घुमाकर रोक दिया था। दरोगा कौशल इस झटके से अपने आप को बचाते बचाते भी बाइक से नीचे आ गिरे थे। कार तेजी से सीधा ही अब आगे निकल गई थी और उसकी रफ्तार बेहद तेज हो गई थी। जल्दी से बैठिए दरोगा जी, गाड़ी दूर जाती जा रही है। हाँ चलो। अरे आपको तो चोट लग गई है, चलिए अब पहले पट्टी ही करा लेते हैं, वैसे भी गाड़ी निकल गई है। तुमने तो वाकई में एक बड़े एक्सीडेंट से अपनी गाड़ी को भी बचा लिया और अपने आप को भी, वरना हो सकता था हम दोनों हॉस्पिटल में पड़े होते। अजय अब दोबारा सावधानी से आगे बढ़ गया था और फिर कुछ ही देर में हॉस्पिटल में दरोगा कौशल की कोहनी और हथेली पर दवाई लगवा रहा था। तुम्हारे ऊपर लगातार 2 बार हमला हो चुका है। इसका मतलब सरपंच माधव सिंह तुम्हें इस केस में रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम छानबीन ना कर सको और घायल होकर घर पर पड़े रहो। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। अब तो ये बात पूरी तरह से सही लगने लगी है और अब तो मुझे डर भी लगने लगा है इस बात को लेकर कि संजना मैडम के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। तुम्हारे कहने का मतलब है कि संजना का मर्डर हो सकता है? हाँ, मुझे अब ऐसा ही फील हो रहा है। चलिए अब संजना के माता पिता से भी मिलकर आ जाते हैं, आखिर उनकी राय भी जाननी आवश्यक है। मैसेज की आवाज सुनते ही अजय ने अब जल्दी से अपना मोबाइल चेक किया था, जिसमें दरोगा यशवंत द्वारा भेजी गई संजना और राजीव के कमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग थी। ये किसके कमरे की वीडियो है? क्या संजना के कमरे की? हाँ, अभी वीडियो ध्यान से देखिए, क्या पता आपको कोई सुराग नजर आ जाए। 10 मिनट की उस वीडियो को देखने के बाद दरोगा कौशल बोले, इस वीडियो में तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जो हमारे काम आ सके। क्या तुम्हें कुछ नजर आया? मुझे तो अब वाकई में गड़बड़ का एहसास हो रहा है। देख रहे हो इस बेड के ऊपर बिछी चादर को दरोगा साहब? क्या एहसास हो रहा है इस चादर को देखकर? ये तो एकदम साफ सुथरे अंदाज में बिछी हुई है, ऐसा लग रहा है इस पर कोई लेटा ही ना हो। पर संजना तो आधी रात के बाद अपने घर से भागी है, ऐसे में वो दिखावे के लिए कुछ देर जरूर सोई होगी, पर बिस्तर पर किसी के भी लेटने के कोई निशान नजर नहीं आ रहे हैं। अब इन कपड़ों को देख रहे हो आप? इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें निकाल कर फेंका गया हो, जबकि कपड़ों का इस तरह बिखरने का कोई औचित्य नहीं रहता है, क्योंकि ये अलमारी संजना की थी, तो इसमें रखा पैसा और जेवर एक निश्चित स्थान पर रखा होगा, जहां से वो उसे बड़ी आसानी से निकालती और फिर कमरे से बाहर निकल जाती, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। कपड़े ऐसे बिखरे हैं जैसे अलमारी से जेवर और पैसे ढूंढने की कोशिश की गई, या फिर दिखाने के लिए जानबूझकर बिखेरे गए हों। अजय वीडियो को फिर से चालू करता है और उस दूसरे कमरे में लाकर रोक देता है जहां सरपंच माधव सिंह और उनकी पत्नी माधुरी की अलमारी थी। देखिए दरोगा जी, इस अलमारी के साथ भी बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किया गया है। जेवर और पैसे ढूंढने की कोशिश की गई है, जबकि अगर संजना जेवर और पैसे चोरी करके भागती तो उसे अलमारी के सामान को इस तरह बिखेरने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये सरपंच माधव सिंह जितना सीधा बन रहा है, लगता है उतना सीधा है नहीं। दूसरी तरफ साकेत इस वक्त तेजी से अपने घर के अंदर प्रवेश कर रहा था। पिताजी कहाँ हैं? सरपंच साहब तो अपने कमरे में हैं। साकेत अब लगभग भागते हुए अपने पिताजी माधव सिंह के कमरे में गया था। क्या हुआ साकेत भाई? तुम बहुत टेंशन में लग रहे हो। कहाँ से आ रहे हो इस वक्त? क्या बताऊं, अभी उस अजय को टक्कर मारकर घायल करने की कोशिश की थी, पर वो तो बच गया। बहुत ही फुर्तीला लड़का है। हाँ? क्या कहा तुमने? उसे कार से टक्कर मारने की कोशिश की? पर तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हें मना भी किया था कि कोई ऐसा काम मत करना जिससे कि अजय को हम पर शक हो। पर मैं क्या करता पिताजी, जब से अजय इस केस में शामिल हुआ तब से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वो अजय सच्चाई हर हालत में जान लेगा, उससे कुछ भी नहीं छुपता है। तू इतना ज्यादा मत घबरा।
बेवजह अपनी सेहत खराब कर लेगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि पुलिस को सब सच सच बता दो, पर आप लोगों ने तो मेरी बात मानी ही नहीं। अब देख लो कितना खतरनाक जासूस इस मामले को सुलझाने के लिए आ पहुंचा है। शांत रहो शांति, तुम्हारी ऐसी बातें सभी को दिमागी रूप से ज्यादा भयभीत करेंगी। देखो, तुम्हें इस तरह का खतरा नहीं उठाना चाहिए था, पर चलो, जो हुआ अब उस पर अफसोस नहीं करना चाहिए और आगे की सोचनी चाहिए। और अब मैंने सोच लिया है कि हमें क्या करना है। सरपंच माधव सिंह इस वक्त एक बड़े षड्यंत्र को जन्म देने का विचार बना चुके थे। तो फिर अब क्या करने का विचार है? देखो, तुम लोगों को ये जानने की आवश्यकता नहीं है। अब जो करना है मैं खुद कर लूंगा। जाओ जाओ तुम सब अपने कमरे में। शांति, जिसके चेहरे पर अब हद से ज्यादा नाराजगी आ गई थी, वो उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई थी। पिताजी, आपको मुझे तो बताना ही चाहिए कि आप क्या करने वाले हो। नहीं, तुम्हें भी इस बारे में जानने का कोई अधिकार नहीं है। जाओ तुम भी अपने कमरे में आराम करो। और हाँ, अगली बार से अजय को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश मत करना। कार तुम खुद चला रहे थे अजय को टक्कर मारने के लिए? नहीं, गाड़ी मैं नहीं चला रहा था। मैंने गांव के गगन को इस काम पर लगाया था। वो इन मामलों में बहुत तेज है। तुमने उससे पता किया कि अजय ने उसे देखा या नहीं? जी हाँ, मैंने इस बारे में उस गगन से पता किया था कि उसका कहना है कि अजय को तो पता भी नहीं चल पाया कि कब गाड़ी उसके पास से आकर गुजर गई, और जब तक वो संभलता तब तक वो उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। अच्छा, ठीक है, पर फिर भी तुम उस पर गगन को सतर्क कर दो कि अगर अजय उसे ढूंढने की कोशिश करे तो वो अंडरग्राउंड हो जाए। ठीक है पिताजी। अच्छा, अब तो बता दीजिए आप क्या करने वाले हैं। मुझे आपको देखकर लग रहा है आपने कोई बड़ा प्लान मन में बना लिया है। मैंने कहा ना, जाओ और मुझे भी थोड़ी देर आराम करने दो। क्या तुम मुझे भी नहीं बताओगे? नहीं, और तुम भी जाओ, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। ठीक है। हेलो सरपंच साहब, कैसे याद किया? बस आज तुम्हारी जरूरत महसूस हुई तो तुम्हें फोन किया दुर्जन। अच्छा, ऐसा क्या काम है जिसके लिए आपने मुझे याद किया? लगता है कोई बड़ा काम है। हाँ, काम तो वाकई में बड़ा है। तुम फौरन मेरे नहर के पास वाले खेत में जो घर बना है वहाँ चले जाओ। तुमसे अब वहीं मुलाकात होगी। ठीक है, मैं 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। दूसरी तरफ अजय अपने साथी दरोगा कौशल के साथ संजना के घर आ पहुंचा था। कैसे हो राजन? बस ठीक हूँ अजय। आओ आओ, अंदर आओ। पिताजी, माँ, देखो मेरा दोस्त अजय आया है। आप दोनों इस तरफ आओ। अभी हम तुम्हारी बहन संजना के ससुराल से ही आ रहे हैं। अजय बेटा, तुम हमारी बेटी संजना के मामले को देख रहे हो। तुम्हें इस केस पर किसने लगा दिया? पिताजी, कल रात मैं अजय से मिलने ही गया था और अजय ने मेरी बात स्वीकार कर ली थी। अब हमारी बहन को सामने लाने का काम इन्हीं का है। मुझे तो ये बात जानकर बहुत खुशी हो रही है। लगता है अब मेरी बेटी मुझे वापस मिल जाएगी। मुझे अभी ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, पर मैं कह देना चाहता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा अजय? जैसा तुम्हारा मन बोल रहा है कि तुम्हारी बहन संजना के साथ कुछ बुरा हो सकता है, अब मुझे भी ऐसा ही फील होने लगा है। अजय की बात सुनकर राजन, कमल सिंह और सरिता देवी की आंखें भारी हो गई थी। अभी मैं दावे से तो ये नहीं कह सकता हूँ कि आपकी बहन घर से भागी है या नहीं, पर वहाँ के हालात देखने के बाद अब मेरे दिमाग में 2 तरह के सवाल उठने लगे हैं, जिनका समाधान आप ही कर सकते हैं। तुम्हारे जो भी सवाल हैं तुम पूछ सकते हो। हम तुम्हारे सभी सवालों का सही सही जवाब देंगे। क्या शादी से पहले तक संजना का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा था, जिसके साथ वो शादी तक करना चाहती थी? हाँ, वो अपने दोस्त नीरज से शादी करना चाहती थी, पर हमने साफ मना कर दिया था। उसके बाद अब राजीव के साथ हमने अपनी बेटी की शादी कर दी, पर अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। पर अब आपको पछतावा क्यों हो रहा है? पछतावा इस बात का है कि मैं दहेज के लोभियों को पहचान नहीं पाया और मैंने अपनी बेटी उनके हवाले कर दी। काश मैंने ऐसा न किया होता। क्या सरपंच माधव सिंह जी ने आपसे विवाह से पहले ही दहेज मांग लिया था या विवाह के बाद दहेज मांगा था? हमने पहले ही अपनी बेटी को सब कुछ दिया था। ऐसी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी थी।
पर फेरों से ठीक पहले सरपंच माधव सिंह का लड़का राजीव महंगी कार के लिए अड़ गया था। अगर ऐसा था तो फिर आपने उसी वक्त पुलिस को क्यों नहीं बुलाया और विवाह को क्यों नहीं कैंसिल कर दिया? हम ऐसा कैसे कर सकते थे? सारी बिरादरी में हमारी नाक कट जाती। सब लोग क्या कहते कि अपनी बेटी को एक कार नहीं दे सके और उसे घर पर बैठा लिया। क्या नीरज को आपकी बेटी के विवाह होने की बात पता थी या नहीं? इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। शायद मेरी बहन ने नीरज को इस बारे में बता दिया हो। क्या आप लोग नीरज से मिले हैं? क्या वो यहाँ आया करता था? नहीं, वो यहाँ नहीं आया करता था, पर मैं उससे मिला हूँ। मुझे वो लड़का बिल्कुल ठीक नहीं लगा। ये नीरज कहीं तुम्हारी बहन संजना के साथ पढ़ने वाला लड़का तो नहीं है? हाँ, नीरज मेरी बहन के साथ कॉलेज के शुरुआत से ही पढ़ रहा था और तब से ही वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। नीरज कहाँ रहता है? क्या इस बारे में तुम्हें कुछ पता है? हाँ, यहीं कुछ ही दूरी पर उसका घर है। मैं तुम्हें उसका एड्रेस दे दूंगा। ठीक है, बताओ एड्रेस। मैं नीरज से भी जरूर मिलूंगा। अच्छा, एक बात बताओ, संजना ने अपनी शादी का विरोध नहीं किया। क्या उसने बेहद शांति से आप लोगों की बात मान ली और अपने इतने पुराने प्रेम संबंधों को तोड़ दिया? संजना बेहद सीधी सादी थी और वो लड़का नीरज हमारी बिरादरी का भी नहीं है। इसलिए हमारे मना करने पर संजना हमारी बात मान गई, क्योंकि वो भी काफी सामाजिक लड़की थी। उसे हमारी सामाजिक मान्यताओं का ध्यान था। आप सबकी बातों से तो ये जाहिर हो रहा है कि संजना घर से जेवर पैसा लेकर नहीं भाग सकती है, और अगर उसे भागना होता अपने प्रेमी नीरज के साथ तो वो शादी से पहले ही भाग जाती। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हम भी यही सोच रहे हैं। इसीलिए तो हमें सबसे ज्यादा शक इसी बात का है कि हमारी बहन के साथ कुछ बुरा हुआ है, और ये बुरा उस सरपंच के परिवार ने किया है। अच्छा अंकल जी, आपने कहा कि नीरज आपको ठीक नहीं लगा था। अगर हम इस बात को मान लें तो क्या नीरज संजना के साथ कुछ गलत कर सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। मैं भी उस नीरज से मिलने गया था और उसने साफ मना कर दिया कि उसे मालूम ही नहीं है कि संजना घर से भाग गई है, और ऊपर से वो ये भी कह रहा था कि उसे अब मेरी बहन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने उसके प्यार को धोखा दिया है। कोई बात नहीं, ये तो अब उससे मिलकर ही मुझे पता लगेगा कि वो सच बोल रहा है या झूठ। अच्छा, आप एक बात बताइए, संजना के हस्बैंड राजीव के बारे में आपका क्या विचार है? वो इस वक्त अपने घर पर भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद उसी ने मेरी बहन को गायब किया है और उसका बिजनेस टूर पर बाहर जाना सिर्फ एक बहाना है। ठीक है, हम इस बारे में भी सारी जानकारी निकलवा लेंगे कि राजीव इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा है। चलो राजन, हमें संजना का रूम दिखा दो। हम उसके रूम की तलाशी लेना चाहते हैं। पर हमारी बेटी के कमरे की तलाशी लेकर आपको क्या मिलेगा? शायद कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे पता लग जाए कि संजना ससुराल से भागी है या नहीं। वैसे अभी तो संजना का रूम वैसा ही होगा जैसे संजना छोड़कर गई होगी। हाँ, अभी उसका रूम वैसे ही पड़ा है। तो चलो हम जल्दी से तलाशी का काम ही निपटा लेते हैं। एक बात बताओ राजन, क्या तुम दहेज की मांग पूरी कर रहे थे या नहीं? हाँ, हमने पैसों का बंदोबस्त कर लिया था महंगी गाड़ी खरीदने के लिए। बस अगले हफ्ते ही हम गाड़ी बुक करने वाले थे। चलिए दरोगा साहब, ले डालिए तलाशी। कौशल अब एक तरफ रखी अलमारी की तरफ बढ़ गया था। अजय एक नजर कमरे पर डालता है और उसे दीवार पर लगे हुए हुक पर एक लेडीज पर्स लटका नजर आ गया था। अजय के हाथों उस पर्स से निकली एक डायरी लग गई थी, जिसे लेकर अजय एक तरफ लगी कुर्सी पर बैठ गया था। ये मेरी बहन का ही पर्स है। ज्यादातर वो इसी का इस्तेमाल करती थी बाहर आने जाने में। हाँ, ये तो मुझे भी लग ही रहा है। अजय डायरी के पन्ने खोलने लगा था। डायरी के अंदर कोई खास बात नहीं लिखी गई थी, बस रोजमर्रा की बातों को ही लिखा गया था। पर अजय अभी भी बड़े ध्यान से डायरी के हर शब्द को पढ़ रहा था, और अब उसे एक पन्ने के ऊपर एक नंबर लिखा नजर आने लगा था, जिसके आगे सुरेश शर्मा लिखा था। अच्छा राजन, क्या तुम किसी सुरेश शर्मा नाम के व्यक्ति को जानते हो जो तुम्हारी बहन संजना को जानता था? नहीं, इस नाम के किसी लड़के को तो मैं नहीं जानता। क्या डायरी में लिखा हुआ ये नाम? हाँ, और मैंने तकरीबन पूरी डायरी देख ली है। इसमें कहीं पर भी किसी का भी नाम नहीं लिखा है, सिर्फ इस सुरेश शर्मा के अलावा। इसका मतलब कुछ तो खास था ये नाम, और तभी तुम्हारी बहन ने इसे अपनी डायरी में जगह दी है। अब फोन नंबर मिल गया है तो इस पर कॉल करके देख लो, पता चल जाएगा कि कौन है। शायद कॉलेज का ही कोई लड़का हो। अब अजय डायरी को एक तरफ रखते हुए टेबल पर लगी दराज को चेक करने लगा था, और अब दराज के कोने में उसे एक सिगरेट रखी नजर आ गई थी। संजना सिगरेट पिया करती थी? नहीं, संजना तो सिगरेट नहीं पीती थी। अब अजय अपने रुमाल से उस सिगरेट को उठा लेता है और फिर ध्यान से देखते हुए उस सिगरेट को अपनी नाक के पास लाकर सूंघने लगता है। दरोगा साहब, जरा इस सिगरेट की महक को महसूस कीजिए। लगता है इसमें कुछ मिलाया गया है।
आपने बिल्कुल ठीक समझा। इसमें सिगरेट के खास तंबाकू के साथ एक अलग ही महक आ रही है। ठीक है, मैं इसे लैब में चेक करवाने के लिए भेज दूंगा। पता लग जाएगा कि आखिर इसके अंदर क्या मिलाया गया है। अजय अब दोबारा से उस कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लेने लगा था, पर अब उसे कोई ऐसी चीज नहीं मिली थी जिससे वो सुराग के तौर पर इस्तेमाल कर पाता। राजन जी, आपकी बहन संजना की कितनी सहेलियां थी? क्या इस बारे में कुछ बताओगे? माया और किरण, ये दोनों लड़कियां मेरी बहन की बेस्ट फ्रेंड्स थीं, कॉलेज के समय से ही, और इनका आना जाना अभी भी हमारे घर में था। आखिरी बार कब आई थी ये दोनों लड़कियां आपके घर में? शादी का माहौल था तो ये दोनों यहाँ काफी बार आ रही थीं, और शादी के वक्त तो ये 13 दिन से यहीं रुकी हुई थी। अच्छा, क्या संजना कहीं नौकरी भी कर रही थी? हाँ, 2 महीने पहले तक वो एक बिल्डर के ऑफिस में जॉब कर रही थी। रिश्ता होने के बाद उसने नौकरी छोड़ दी थी। सच सच बताओ, तुम्हारी बहन ने घर में हंगामा मचाया था या नहीं अपनी शादी को लेकर? झगड़ा तो काफी हुआ था, पर मेरे पिता नीरज से शादी कराने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए थे। उन्होंने साफ बोल दिया था कि अगर तुम्हें नीरज से शादी करनी है तो हमें छोड़कर चली जाओ। अच्छा, क्या नीरज तुम्हारी बहन के ऊपर दबाव बना रहा था शादी का? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, पर मेरी बहन उससे शादी करना चाहती थी। तुम्हारी बहन की शादी का रिश्ता 3 महीने पहले हो गया था, तो इसका मतलब 3 महीने पहले से ही नीरज के साथ तुम्हारे पिता ने संजना को मिलने जुलने से रोक दिया होगा। क्या उसके बावजूद संजना नीरज से मिल रही थी? नहीं, जब से मेरी बहन का रिश्ता हुआ है हम संजना को अकेले बाहर नहीं जाने देते थे, और अधिकतर समय मेरी बहन घर पर ही रहा करती थी। इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि संजना को यहाँ से भाग। तो अजय, यहाँ जांच पड़ताल करके क्या कुछ समझ में आया? लग तो ऐसा रहा है जैसे संजना की जबरदस्ती शादी की गई हो, पर पिछले 3 महीने से नीरज का चुप बैठे रहना कुछ समझ में नहीं आया। अगर नीरज और संजना ये दोनों इतने लंबे समय से एक दूसरे को पसंद करते थे, तो फिर इतनी आसानी से अलग कैसे हो गए? मुझे तो ये बात सोचकर बड़ी हैरानी हो रही है। मुझे लगता है कि संजना अपने परिवार की बात दबाव में आकर मान गई होगी। इसी वजह से नीरज भी संजना से नाराज हो गया होगा। तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं नीरज ने ही मौके का फायदा उठाकर संजना के ससुराल में जाकर जेवर और पैसा चुराया हो, और उसे घर के अंदर आने में मदद संजना ने की हो सकता है नीरज को इस बात का पता लग गया हो कि राजीव उस रात अपनी पत्नी संजना के साथ कमरे में नहीं है, और इसी बात को जानकर वो रात के वक्त किसी तरह से संजना के कमरे में पहुंच गया हो। फिर उसने संजना को गला दबाकर मार दिया हो, और उसके बाद अलमारी में तलाशी ली हो, जिसकी वजह से अलमारी का सामान बिखर गया था। उसके बाद नीरज ने दूसरे कमरों की भी तलाशी ली होगी, जहां उसकी नजर अलमारी में लगी चाबी पर पड़ गई होगी, और उसने उस अलमारी से भी जेवर और पैसे चुरा लिए होंगे। और नीरज ने ये सब कुछ इसलिए किया होगा क्योंकि अगर वो सिर्फ संजना को मारकर उसके कमरे में चोरी करके निकल जाता तो वो भी शक के घेरे में आ जाता। पर अब पूरे घर में चोरी होने के कारण ऐसा लग रहा है कि संजना पैसे और जेवर लेकर भाग गई, जबकि हो ये सकता है कि संजना को नीरज ने कहीं ठिकाने लगा दिया है। पर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे नीरज संजना को अपने साथ लेकर भाग निकला हो। पर नीरज तो अपने घर पर है, ऐसा खुद राजन ने हमें कहा है। वो खुद उससे मिलकर आया था। ये भी हो सकता है कि संजना अपने पति के ना होने पर अपने घर से किसी तरह निकलकर घर से बाहर आ गई हो, जहां नीरज उसका इंतजार कर रहा था, और इनका प्लान लूट का बना हो। फिर नीरज अकेले माधव सिंह के घर के अंदर गया हो और संजना की बताई अलमारियों में जाकर उसने पैसा और जेवर चुराया हो। तभी वो इस तरह से अलमारी से कपड़े और सामान निकालकर बिखेर सकता है, और उसके बाद दोनों अलमारी में जेवर और पैसा चुराने के बाद नीरज संजना के साथ उसी गांव में कहीं छुप गया हो। फिर सुबह मौका मिलते ही वो दोनों इस गांव से फरार हो गए। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि संजना अपने गांव से सुबह के वक्त गायब हुई है? हाँ, सुबह 5:30 बजे के करीब उसकी लोकेशन गांव के बाहर हाईवे पर मिली है। और अब मेरे जहन में ये सवाल उठ रहा है कि अगर 5:30 बजे तक संजना इसी गांव में थी तो फिर किसके यहाँ छुप कर बैठी हुई थी? कौन था इस गांव में उसका मददगार? पर तुम्हारी ये सब बातें तो तुम्हारा एक विचार है कि ऐसा हुआ होगा, इसलिए हम इन बातों को सच भी नहीं मान सकते हैं। इस पहलू से अगर हम सोचेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि संजना घर से भागी है, पर तुम्हें तो ऐसा लग ही नहीं रहा है। पर तुम्हें तो ये लग रहा है कि संजना के साथ कुछ बुरी घटना हुई है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे भी राजन का कहना है कि नीरज अपने घर पर है। अगर संजना अपने ससुराल से भागी है तो फिर
नीरज को भी यहाँ से भाग जाना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। बातों बातों में ये अब उस कॉलोनी में आ पहुंचे थे जहां नीरज का घर था, और फिर बहुत जल्द इन्होंने नीरज के गेट पर बाइक को रोक दिया था। इस वक्त दोपहर के 12:30 बज रहे थे। आप ही का नाम नीरज कुमार है? मेरा ही नाम नीरज है। आप तो अजय जासूस हैं। जी हाँ, लोग तो यही कहते हैं। पर क्या यहाँ आप मुझसे मिलने आए हैं? जी हाँ बिल्कुल, आप ही से मिलने आए हैं, क्योंकि आपकी दोस्त संजना घर से गायब हो गई है। पर उसी को लेकर हम आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं। अब संजना गायब हो गई तो मैं क्या ही कर सकता हूँ? वो लड़की थी ही पागल, भाग गई होगी घर से। क्या कहा आपने? संजना पागल थी? चलिए आइए अंदर चलकर बात करते हैं। वहीं जो पूछना है पूछ लेना, और मुझे जो पता है मैं बता दूंगा। हाँ क्यों नहीं, मैं भी यही चाहता हूँ कि हम आराम से बैठ कर बातें करें। घर पर और कौन कौन है? अभी तो मैं घर पर अकेला ही हूँ। मेरे माता पिता टूर पर गए हैं, 15-20 दिन में वापस आएंगे। अच्छा तो बताइए, आप क्या पीना पसंद करेंगे, ठंडा या गर्म? कुछ भी नहीं, बस आप हमारे सवालों के जवाब दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो फिर पूछिए, क्या पूछना है? आपने कहा कि संजना पागल थी, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या इसकी कोई खास वजह है? दरअसल संजना को पागलपन के दौरे पड़ा करते थे और वो उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाती थी। अजय और कौशल ये बात सुनकर आश्चर्य में आ गए थे, क्योंकि इस बारे में राजन और उसके पिता ने कुछ भी नहीं बताया था। पर मुझे तो पता लगा है कि तुम संजना को बेहद पसंद करते थे और उसके साथ विवाह करने वाले थे, पर संजना के परिवार वालों ने इस बात की इजाजत नहीं दी। हाँ बेशक मैं शादी करना चाहता था, पर मैं चाहता था कि पहले उसका अच्छी तरह से इलाज करा दिया जाए। उस लड़की संजना ने मुझे छोड़ दिया और उस राजीव के साथ शादी कर ली। मुझे बहुत दुख पहुंचा और मैं अभी भी उसी के दुख में हूँ। और आपने इसी दुख को कम करने के लिए संजना को दोबारा से बहलाकर उसके ससुराल से भगा दिया। ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब से उसने अपना रिश्ता उस दूसरे लड़के के साथ जोड़ा था और मुझे दरकिनार कर दिया था, तब से मैंने भी उससे मतलब रखना छोड़ दिया था। संजना का रिश्ता होने के बाद क्या आप संजना से मिले थे? नहीं, मैं उससे नहीं मिला। उसने तो मुझसे फोन पर बात करना भी बंद कर दिया था। अगर संजना ने फोन करना बंद कर दिया था तो तुमने तो जरूर फोन किया होगा। हाँ मैंने कुछ दिन उसे फोन किए, पर जब उसने मेरा फोन नहीं उठाया तो मैंने भी फोन करने बंद कर दिए। क्या आप वाकई में संजना से प्यार करते थे? क्योंकि आपसे बातें करके तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने बड़ी आसानी से अपने कदमों को पीछे खींच लिया था। तो फिर मैं क्या करता? क्या मैं भी बेवकूफ प्रेमियों की तरह लड़की के घर के आगे जाकर नौटंकी करता, या फिर लड़की के ऊपर तेजाब फेंक देता, या खुद यहाँ पंखे पर रस्सी बांधकर लटक जाता? मुझे संजना के अपनी जिंदगी से एकदम से चले जाने का बहुत दुख था। यहाँ तक कि मैं कई दिनों तक अपनी नौकरी पर भी नहीं गया। 2-3 दिन तक तो मैंने खाना भी नहीं खाया था। पर फिर मुझे लगा कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को दुख देकर सिर्फ अपने आप को दुख नहीं दे रहा था, साथ में मेरे परिवार वाले भी दुखी हो रहे थे। वो भी मुझे लेकर परेशान नजर आने लगे थे। और फिर मैंने अपने आप को किसी तरह से संभाल लिया और अपनी जिंदगी से मैंने संजना नाम की लड़की को हमेशा के लिए मिटा दिया। आज मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। चलो अच्छा है, पर मैं आपकी बात पर विश्वास क्यों करूं? ये भी तो एक सवाल है। कोई भी अपने प्यार को इतनी आसानी से नहीं भुलाता है, पर आपने भुला दिया। मैं भी अजय की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। आप कितने दिन से यहाँ अपने घर में अकेले रह रहे हैं? पिछले 1 हफ्ते से। जिस रात संजना अपने घर से पैसा और जेवर लेकर फरार हुई, उस रात आप कहाँ थे? मैं अपने घर में आराम से सो रहा था। क्या कोई ये बात साबित कर सकता है कि आप रात भर अपने घर में ही थे? अब ये बात मैं कैसे साबित करूं? चलो एक काम करो, तुम ही ये बात साबित कर दो कि मैं घर पर नहीं था। बात तुम्हारी ठीक है, मैं भी ये इस वक्त साबित नहीं कर सकता कि तुम घर पर थे या नहीं। और अगर तुम घर पर नहीं भी होगे तो भी तुम सच्चाई स्वीकार नहीं करोगे। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अपने घर पर आराम कर रहा था। मुझे उस बेवफा लड़की संजना से कोई मतलब नहीं था। अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता लगा संजना घर से गायब हो गई है? उसका छोटा भाई आया था मुझसे झगड़ा करने और ये पूछने कि मेरी बहन कहाँ है। तब मुझे पता लगा कि वो बेवफा संजना मेरी भी नहीं हुई और फिर जिससे शादी हुई थी उसे भी छोड़कर भाग गई। तब तो तुम्हें बहुत हैरानी हुई होगी, क्योंकि संजना का इस तरह घर से भागने का एक ही मतलब था कि वो तुमसे प्यार करती है, तभी तुम्हारे लिए ही घर से भागी होगी। ये क्या कह रहे हो? संजना मेरे लिए अपने ससुराल से क्यों भागने लगी?
अगर उसे भागना होता तो वो पहले ही भाग जाती। उसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं थी। यही तो अब मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर संजना सरपंच माधव सिंह के यहाँ से जेवर और पैसे लेकर भागी है, तो अब वो कहाँ है? मुझे पूरा शक है कि वो तुम्हारे ही पास आई होगी और तुमने भी उन पैसों और जेवर के लालच में उसे पनाह जरूर दी होगी। देखो मिस्टर अजय जासूस, आप मुझ पर बेवजह इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। और वैसे भी अगर संजना यहाँ आई होती तो मैं उसे सीधा दफा कर देता। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। एक बार मैंने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया है तो दोबारा अपनी जिंदगी में मैं उसे किसी भी सूरत में नहीं आने दे सकता। ये सब कहने की बात है मिस्टर नीरज जी, असल में तो बात कुछ और ही है। चलिए दरोगा जी, पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी ले लेते हैं। शायद इसी अलमारी में हमें मैडम संजना मिल जाए। ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे घर की तलाशी क्यों लेंगे? मैंने क्या जुर्म किया है? क्या सिर्फ एक लड़की से रिश्ता रखना अपराध की श्रेणी में आता है? जी नहीं, लड़की से रिश्ता रखने से कोई आपत्ति नहीं है, पर अगर अब वो लड़की कोई गैर कानूनी काम कर जाए तो मुश्किल आप पर भी जरूर आएगी। अब ये दोनों तेजी से अलग अलग कमरे में चले गए थे और इन्होंने बेहद तेज नजरों से पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर दिया था। बस 15 मिनट की गहन तलाशी के बाद अजय और कौशल खाली हाथ दोबारा से हॉल में आ गए थे। हो गई आप लोगों की शांति? मिल गई वो बेवफा संजना? देखिए, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए। हमें तो सबकी बातों पर विश्वास रहता है, पर हम काम अपने ही तरीके से करते हैं। अच्छा, अब आप हमें ये बताओ, क्या आप किसी सुरेश शर्मा नाम के लड़के को जानते हैं? नीरज अब ये नाम सुनकर एकदम से अपने बदन में एक झटके का अनुभव करता है। नहीं, मैं तो इस नाम के किसी लड़के को नहीं जानता हूँ। कौन है ये लड़का सुरेश शर्मा? अच्छा, एक बात बताइए, संजना और आपके बीच में कब से दोस्ती हुई? जब मैंने कॉलेज में उसे पहली बार देखा था तभी से संजना मुझे अच्छी लगने लगी थी और फिर मैंने संजना से दोस्ती कर ली। धीरे धीरे हम दोनों में प्यार हो गया और उसके बाद से हम लगातार साथ ही हैं। तकरीबन 7 साल हो गए हैं हमारी दोस्ती को, हमारे इस प्यार को। क्या वाकई में संजना तुमसे प्यार करती थी या फिर सिर्फ तुम दोनों के बीच में अभी तक दोस्ती ही थी? मेरा कहने का मतलब है कि तुम कहीं एक तरफा प्यार तो नहीं कर रहे थे संजना से? ये क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। संजना ने खुद मेरे प्यार को स्वीकार किया था और हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। पर मुझे लगता है कि सब कस्में वादे झूठे थे और टाइम पास के लिए ही थे। एक बार फिर सोचकर बताइए, क्या वाकई में सुरेश शर्मा नाम के आप किसी लड़के को नहीं जानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मैं नहीं जानता हूँ। पर संजना तो अपनी डायरी में इस लड़के का नाम लिखे हुए थी, जबकि संजना की डायरी में आपका नाम मुझे कहीं भी नहीं मिला। आपने कहाँ देख ली संजना की डायरी? हम थोड़ी देर पहले संजना के घर ही गए थे। वहीं उसके पास में हमें उसकी डायरी मिली थी जिसमें वो रोजमर्रा की बातें लिखा करती थी। उसमें हमें सुरेश शर्मा का नाम मिला। क्या लिखा था वहाँ सुरेश शर्मा के बारे में? बस नाम ही लिखा था और कुछ नहीं लिखा था। तो फिर आपने ये अंदाजा कैसे लगा लिया कि सुरेश संजना का प्रेमी है? क्या पता कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। मैंने कब कहा कि सुरेश शर्मा संजना का प्रेमी है? मैंने तो सिर्फ यही कहा कि संजना की डायरी में हमें एक लड़के का नाम मिला है, जबकि उसकी डायरी में आपका नाम मिलना चाहिए था। अब ये बात तो संजना ही बता सकती है। और इस वक्त संजना कहाँ है ये किसी को नहीं पता है। पर क्या पता ये मिस्टर नीरज जानता हो इस वक्त संजना कहाँ छुप कर बैठी है। मैं नहीं जानता हूँ। चलिए ठीक है, अब जरा हम आपके कमरे की तलाशी भी ले लेते हैं। जाइए, ले लीजिए। शायद वहाँ किसी अलमारी में संजना मिल जाए। वो तो हम पहले ही सब देख चुके हैं। बस अब आपके कमरे की बेहद बारीक तलाशी लेनी है। चलिए आइए दरोगा साहब। अच्छा, तो आपको ये भी मालूम हो गया कि ये मेरा कमरा है? इसमें क्या मुश्किल है? इस कमरे में तुम्हारा ही सामान रखा हुआ है। तुम्हारी फोटो दीवार पर भी लगी हुई है। ये जानना तो बहुत आसान है कि ये तुम्हारा ही कमरा है। ठीक कह रहे हो, पर हर इंसान की नजर तुम्हारी तरह जासूस की नहीं होती। अजय और कौशल अब उस कमरे में दाखिल हो गए थे। फिर उन दोनों ने वहां तलाशी लेना शुरू कर दिया था। हर चीज को वो बारीकी से देख रहे थे, पर ऐसी कोई चीज इन्हें नहीं मिल रही थी जो इनके काम की हो। इतने लंबे समय से आपकी दोस्ती संजना के साथ थी, क्या उसने या आपने उसे कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया? हाँ, उसने मुझे गिफ्ट दिए थे, पर मैंने उन सबको कूड़े के ढेर में फेंक दिया। जब गिफ्ट देने वाला ही धोखेबाजी कर जाए तो उन गिफ्ट्स का भी क्या काम। तो मैंने तोड़ फोड़ कर निपटा दिया था उन्हें। चलिए, आपको जैसा उचित लगा आपने किया। दरोगा जी, चलिए, अब यहाँ तो काफी पूछताछ हो गई है। ठीक है, चलो। अच्छा, तो नीरज जी, अभी आप इस शहर से बाहर नहीं जाएंगे?
और हो सकता है हमें दोबारा से आपसे पूछताछ करने आना पड़े। आपको पुलिस स्टेशन बुलाना पड़े तो आपको फौरन आना पड़ेगा। नीरज अब कुछ नहीं बोला था और उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया था। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये संजना के साथ मिला हो सकता है? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, पर जिस तरह से नीरज का व्यवहार था उसे देखकर तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो संजना को उसके घर से भगा कर लाया है। पर यह भी हो सकता है कि ये नीरज चालाकी दिखा रहा हो, इसने संजना को कहीं छुपा दिया हो और फिर खुद अपने घर में आराम से रह रहा हो। वैसे भी ये 7 दिन से अपने घर में अकेला ही है, कोई भी ये गवाही नहीं दे सकता कि नीरज घर पर था। ऐसे में नीरज को क्लीन चिट देना ठीक नहीं है। आपकी बात ठीक भी हो सकती है, पर संजना सुबह 5:30 बजे तक गांव में ही थी, उसके बाद वहां से निकली है। और मुझे लगता है कि अगर नीरज संजना को अपने साथ भगा कर लाता तो वो इतनी सुबह इतने बड़े काम को अंजाम नहीं दे पाता, क्योंकि ऐसे में उसे एक कॉलोनी में सुबह के वक्त आसानी से कोई भी देख सकता था। और अगर ऐसे में उसके साथ संजना भी होती तो किसी ना किसी की नजर तो जरूर इन दोनों पर पड़ ही जाती। तो फिर अब कहाँ चलने का विचार है? अब तो सबसे पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद आगे का सोचेंगे। हाँ, तुम्हारी ये बात भी ठीक है, 1:30 बजने वाला है। अब अजय ने अपनी बाइक एक ढाबे पर रोक दी थी, जहां इस वक्त कुछ ट्रक वाले खाना खा रहे थे। अजय और कौशल भी अब एक तरफ लगी टेबल पर जाकर बैठ गए थे और फिर अजय अपना मोबाइल निकालकर सुरेश शर्मा के नंबर पर कॉल कर देता है। अजय को उम्मीद थी कि किसी लड़की की आवाज उसके कानों में पड़ेगी, पर अब लड़के की जगह एक लड़की की आवाज उसके कानों में आई थी। हेलो, कौन? हेलो, मुझे सुरेश शर्मा से बात करनी है। जी नहीं, यहाँ कोई सुरेश शर्मा नहीं है। क्या ये नंबर आपका है? जी हाँ, ये नंबर मेरा है और आपका रॉन्ग नंबर लग गया है। क्या हुआ? क्या नंबर सुरेश शर्मा का नहीं है? पता नहीं, फोन पर एक लड़की थी, उसने कहा कि ये नंबर उसका है। तो फिर इस नंबर की लोकेशन पर चलकर देख आते हैं, पता लग जाएगा कि सुरेश शर्मा यहाँ रहता है या नहीं। आप ठीक कह रहे हो, अब तो इस नंबर की लोकेशन पर ही जाना पड़ेगा। वहीं जाकर छानबीन करके इस बात का फैसला लिया जा सकता है कि ये लड़की सच बोल रही थी या झूठ। दूसरी तरफ शंकरपुर गांव में नहर के पास खेत में बने घर में इस वक्त सरपंच माधव सिंह अपने खास आदमी दुर्जन के साथ बैठे हुए थे। देखो दुर्जन, इससे पहले कि अजय जासूस अपनी जांच पड़ताल में तेजी से आगे बढ़े, तुम्हें उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देना है, ताकि वो हमारी बहू संजना को खोजने का कार्य ना कर सके। समझ रहे हो ना? क्या बात है सरपंच साहब, आपकी इस बात से मैं क्या मतलब निकालूं कि आपने अपनी बहू को रास्ते से हटा दिया है? देखो, तुमसे जितना कहा गया है उतना काम करो। और रही हमारी बहू संजना की बात, तो हम नहीं चाहते हैं कि वो कभी मिले। अगर वो घर से भाग गई है तो उसे अब हमेशा के लिए हमारे परिवार से दूर ही हो जाना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना आपकी बहू संजना को ढूंढकर उसे खत्म कर दूं, बस पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। ये काम भी तुम कर सकते हो, पर पहले अजय का काम निपटा दो, क्योंकि वो बेहद शातिर लड़का है, इतनी आसानी से किसी भी चीज का पीछा नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो फिर अब आप समझ लीजिए कि अजय महीने 2 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ पाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। सरपंच माधव सिंह अपने कुर्ते की जेब से 1 लाख रुपए निकालकर उसे पकड़ा देता है, जिसे लेकर दुर्जन तेजी से वहां से निकल गया था। अजय और कौशल इस वक्त सुरेश शर्मा के मोबाइल की लोकेशन का पीछा करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। ये तो तकरीबन यहाँ से 12 किलोमीटर दूर शक्ति विहार एरिया की लोकेशन है, और ये एरिया तो गुंडे बदमाशों के लिए काफी फेमस है। अच्छा, ऐसी बात है, फिर तो आप पहले भी इस एरिया में गए होंगे दरोगा साहब। हाँ, पहले भी कई बार मैं इस इलाके में गया हूँ। अजय अब एक चौराहे पर अपनी मोटरसाइकिल को रोक देता है, जहां पहले से ही एक पुलिस वाला सड़क के एक तरफ खड़ा इन दोनों का इंतजार कर रहा था। दरोगा कौशल अब बाइक से नीचे उतरकर उस पुलिस वाले के पास गए थे और अपनी जेब से सिगरेट निकालकर उसे पुलिस वाले को पकड़ा दी थी। इसे फॉरेंसिक लैब में ले जाओ और उनसे कहना जल्द से जल्द इस सिगरेट की सारी रिपोर्ट हमें बताएं। ठीक है सर। एसपी साहब का फोन आ रहा है दरोगा साहब। लगता है वो तुम्हें किसी नए केस की जानकारी देने वाले होंगे। जैन साहब, कैसे हैं आप? जय हिंद अजय, कहाँ हो इस वक्त? जी अभी तो रोड पर खड़ा हूँ। आपने कैसे फोन किया?
वो दरअसल मुझे एक खबर मिली थी कि तुम किसी नंबर की जानकारी निकलवा रहे थे। जी हाँ, वो नंबर मुझे संजना की डायरी में मिला था। आपको पता तो होगा ही, मैं संजना के गायब होने के रहस्य को सुलझा रहा हूँ। हाँ, मुझे सब पता है। दरोगा यशवंत का फोन मेरे पास आ गया था जब तुम उसके पास इंक्वायरी करने गए थे संजना के बारे में। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है, क्या संजना घर से भाग गई है या फिर उसके साथ कुछ गलत हुआ है? दरअसल मामला दोनों तरफ जा सकता है। पुलिस की टीम संजना को ढूंढने में लगी हुई है, पर अभी तक असफल ही है। और ऊपर से मेरे साथ हुई घटनाएं मुझे अब इस केस में संदेह पैदा करवा रही हैं। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया? जी, दरअसल मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। कार के साथ एक्सीडेंट करने की कोशिश की गई थी, पर हम सुरक्षित बच गए। जी एसपी साहब। बाइक मैं चलाता हूँ। अजय अब आराम से बाइक के पीछे बैठ गया था और तभी वहां से गुजरी एक कार को देखकर वो थोड़ा सा नजरों में तीखापन ले आया था। जल्दी चलिए दरोगा साहब, वो सामने जो व्हाइट गाड़ी जा रही है उसका पीछा कीजिए। कौन है उस कार में अजय? क्या कोई अपराधी है? मुझे ये वही गाड़ी लग रही है जो सुबह के वक्त हमें टक्कर मारने की कोशिश कर रही थी, और मैंने किसी तरह अपनी बाइक को बचा लिया था। मैं इस गाड़ी वाले को अभी पकड़ता हूँ। इसे भागने देना ठीक नहीं है। नहीं रुको, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उसका पीछा करो, मैं देखना चाहता हूँ कि वो कहाँ जाता है। कैसी बात कर रहे हो? अगर तुम्हें शक है तो हम उस कार वाले को रोककर पूछ सकते हैं। बात को समझा कीजिए। पूछताछ तो हम तभी कर सकते हैं जब हमें इस कार चलाने वाले के बारे में सब कुछ पता लग जाए कि ये कहाँ रहता है और क्या करता है। ठीक है। अरे ये कार वाला तो शंकरपुरा गांव की तरफ ही जा रहा है। क्या ये भी सरपंच माधव सिंह के गांव में ही रहता है? लग तो ऐसा ही रहा है। चलो थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा। क्या पता आगे सीधे चले जाएं और गांव की सड़क पर ना मुड़े। पर मुझे लगता है कि ये अवश्य शंकरपुर गांव की रोड पर ही आगे जाएगा। अब कुछ ही मिनटों के बाद अजय का सोचना एकदम सही हो गया था। सामने जा रही व्हाइट कार अब गांव की सड़क पर उतर गई थी। तुम्हारा सोचना तो एकदम सही निकला लगता है। यही वो गाड़ी थी जिसने हमारा एक्सीडेंट करने की कोशिश की है। बस अब थोड़ा आराम से पीछे चलते रहो। अभी वो गाड़ी कुछ दूर गई ही थी कि एक पेड़ के नीचे बाइक के पास खड़े एक युवक के पास आकर रुक गई थी। सीधा आगे चलिए। उस बाइक के पास खड़े लड़के ने हमें आते देख लिया है। अगर हम रुक गए तो उसे संदेह हो जाएगा। दरोगा कौशल अब बाइक को सीधा ले गया था। अरे ये तो सरपंच साहब का लड़का साकेत है। मैंने इसकी फोटो उनके घर में देखी थी। अब बाइक इनके पास रोक लीजिए दरोगा साहब। अब इन्होंने हमें देख लिया है तो थोड़ी पूछताछ ही कर लेते हैं, शायद कोई नई बात पता चल जाए। सावधान हो जाओ, तुम्हारे पीछे अजय और वो पुलिस वाला आ रहा है। गगन अब ये बात सुनकर एकदम से गर्दन घुमाकर सड़क की तरफ देख चुका था और उसे भी अब मोटरसाइकिल अपनी कार के पास रुकती नजर आ गई थी। भागने की कोशिश मत करना, चुपचाप खड़े रहो। अरे अजय जासूस, आप यहाँ? आपको देखकर तो मैं हैरान हूँ। अच्छा, तो आपने मुझे पहचान लिया? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने घर ही गया था। वहाँ मेरे पिताजी बता रहे थे कि अजय जासूस आए थे। मैं तो बड़ा हैरान रह गया था। मेरी भी आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी और अब आप मुझे यहाँ मिल गए हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ आपको देखकर। ये वही अजय जासूस है साकेत भाई, जिनके जासूसी के किस्से अखबार और टीवी पर दिखाई देते हैं। हाँ हाँ, वही हैं। अच्छा साकेत, दरअसल इस वक्त मैं तुम्हारे घर ही जा रहा था। तुम्हारे परिवार वालों ने कहा था कि दोपहर बाद साकेत घर आ जाएगा। मुझे तुमसे कुछ सवाल जवाब करने थे। हाँ पूछो, क्या सवाल पूछने हैं? या फिर घर चल रहे हो? वहीं आराम से बैठकर सवाल पूछ लेना। तुम ठीक कह रहे हो, वहीं आराम से सवाल जवाब कर लिए जाएंगे। आपका क्या नाम है मिस्टर? इसका नाम गगन है, यहीं गांव में रहता है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब अजय ये बात सुनकर गगन को ऊपर से नीचे तक गहरी नजरों से देखता है। क्या बात है अजय जी, आप मेरे दोस्त को ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या कोई समस्या है? दरअसल बात ऐसी है साकेत कि सुबह के वक्त जब मैं तुम्हारे घर से पूछताछ करके इस गांव से बाहर हाईवे पर पहुंचा था तो एक सफेद रंग की गाड़ी बेहद स्पीड से हमारी बाइक से टकराते टकराते बची थी, और मुझे शक है कि वो सफेद गाड़ी यही थी जो यहाँ खड़ी है। हाँ तो मिस्टर गगन, कहाँ से आ रहे हैं आप इस वक्त? मैं तो अभी शहर से आ रहा हूँ और वहाँ सुबह के वक्त गया था, पर आप ये मुझ पर बेवजह संदेह कर रहे हैं। मैं तो गाड़ी बेहद धीमे चलाता हूँ। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। अभी आपके आगे से ही तो आ रहा था
आपने इसे देखा होगा, कितनी सही तरीके से गाड़ी चलाकर ला रहा था। हाँ, हमने इसे देखा था। गाड़ी तो ठीक चला रहा था, पर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये गाड़ी वही थी। डिजाइन भी बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है। आपने नंबर भी देखा होगा। चलिए नंबर भी चेक कर लीजिए, अभी पता लग जाएगा। नहीं, नंबर तो मैं नहीं देख पाया था क्योंकि गाड़ी बहुत तेजी से मेरी आंखों से दूर हो गई थी। आप तो इतने बड़े जासूस हैं, गाड़ी का कोई तो नंबर आपने देखा होगा, वो याद है तो वही चेक कर लीजिए। नहीं, दरअसल हमारी बाइक जैसे ही हाईवे की सड़क पर चढ़ने वाली थी, वैसे ही दूसरी तरफ से तेज रफ्तार से सफेद गाड़ी आई थी। मेरी नजर उस पर पड़ गई थी और मैंने तेजी से बाइक को सड़क पर पूरी तरह से चढ़ने से रोक दिया था और तेज ब्रेक लगा दिए थे। गाड़ी कुछ ही इंच की दूरी से हमारी बाइक के आगे वाले टायर के पास से गुजर गई थी। इस हाईवे पर तो बहुत तेज रफ्तार से कई लोग गाड़ियां चलाते हुए गुजर जाते हैं अजय। कई बार तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जब मैं बाइक लेकर हाईवे पर पहुंचता हूं तो रफ्तार से गाड़ियां गुजर जाती हैं। मुझे लगता है गांव के बाहर हाईवे पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाने चाहिए, वरना कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। तो आपको क्या लग रहा है अजय जी, वो सफेद गाड़ी वाला आपकी गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश कर रहा था, या फिर ये सब तेज रफ्तार गाड़ी की वजह से हुआ? हाँ, आप दोनों का कहना ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। शायद कोई सिरफिरा ड्राइवर इतनी तेज रफ्तार से गाड़ी लेकर गया हो। मुझे बेवजह आपके ऊपर शक नहीं करना चाहिए, पर क्या करूं मैं। सफेद गाड़ी मुझे यही गांव के बाहर ही नजर आई थी और अब इस सफेद गाड़ी को देखकर मुझे वैसा ही फील हुआ। चलिए अब इन बातों को छोड़िए। तो फिर घर चलें, वहीं शाम की चाय भी आप दोनों के साथ हो जाएगी और आपको अपने सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर चलो। ठीक है साकेत, तो मैं फिर घर निकलता हूँ, बाद में फिर मिलेंगे। क्या लगता है यही गगन वो लड़का था? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है यही गगन अपनी इसी सफेद गाड़ी के साथ मुझे टक्कर मारने की कोशिश कर रहा था और इसका साकेत से मिलना इस बात को और भी मजबूत कर देता है। शायद गगन ने ये सब इस साकेत के कहने पर ही किया हो। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर अब हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे हम गगन को पकड़ सके। हमारे हाथ तो ऐसे ही खाली रहेंगे। कोई बात नहीं, अगर आज अपराधी अपने आप को बचा कर ले जा रहा है तो फिर वो बहुत जल्द दोबारा से कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करेंगे जिससे कि हमारी पकड़ में आ जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि संजना के गायब होने के पीछे इसी संकेत का हाथ हो और इसके परिवार को इस बारे में कुछ भी न पता हो? मेरे भी दिमाग में यही विचार आ रहा है। हो सकता है रात के वक्त साकेत ने संजना को इसी गगन के घर में ही छिपा कर रखा हो और सुबह के वक्त साकेत ने संजना को इस गगन की गाड़ी के माध्यम से ही इस गांव से बाहर भेजा हो। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है और अब इन दोनों का मिलना इस बात को और भी ज्यादा संदिग्ध बना रहा है। हमें इन दोनों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करनी चाहिए। अब हमें इतना तो पता लग गया है कि गगन गांव के उस तरफ जाने वाली सड़क पर कहीं रहता है। अब हम आसानी से उसके बारे में पता लगा सकते हैं। इस साकेत से सवाल जवाब करने के बाद इस गगन के पास ही दोबारा चलेंगे और पता करेंगे कि ये संजना के गायब होने वाले दिन सुबह कितने बजे अपने घर से गाड़ी लेकर निकला था। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अभी दरोगा कौशल ने जैसे ही बाइक को एक मोड़ पर मोड़ा था, उसी वक्त सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने दरोगा कौशल की बाइक को रोकने पर मजबूर कर दिया था। इस वक्त साकेत से कुछ दूरी बनाकर उसके घर की तरफ जाते दरोगा कौशल और अजय जासूस एकदम से सामने मोड़ पर आए ट्रैक्टर की वजह से मुश्किल में फंस गए थे। दरोगा कौशल ने बाइक को बचाने की पूरी कोशिश की थी। इस वजह से इनकी बाइक बराबर वाले घर की दीवार से जा टकराई थी और इन दोनों ने अपने आप को फौरन संभाल लिया था। क्या कर रहे हो? आराम से मोटरसाइकिल चलाओ। अरे इतनी तेज मोड़ने की क्या जरूरत थी? गलती हमारी है या तुम्हारी? तुम्हारा ट्रैक्टर ज्यादा तेज था और ऊपर से तुम सड़क में हमारी ही तरफ ज्यादा आए हुए हो। तुम्हें अपना ट्रैक्टर अपनी साइड रखना चाहिए था। रहने दो, शायद गलती से हो गया होगा। अरे दरोगा जी, आगे की ये इंडिकेटर लाइट टूट गई है। चलो, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। क्या तुम्हारे गांव में ऐसी ही गाड़ियां चलाते हैं लोग? देखो कितना गलत ट्रैक्टर चला रहा था वो आदमी। नहीं, ऐसे तो नहीं चलाते, पर लगता है जल्दबाजी में गड़बड़ हो गई होगी। वैसे गांव में ऐसे होता ही रहता है, आखिर सड़कें भी छोटी हैं। इस छोटी सड़क को देखकर ही मैंने उसे अब कुछ नहीं कहा और जाने दिया, वरना मैं उसे थाने ले जाता। चलिए छोड़िए दरोगा साहब और बाइक स्टार्ट कीजिए। लो, हम पहुंच गए। सरपंच साहब से मिलना है या फिर अंदर चलें?
चलो अंदर ही चलते हैं। सरपंच साहब से तो सुबह मुलाकात कर चुके हैं, अब तो बस तुम्हारे से ही सवाल जवाब करने हैं। ठीक है, आओ। हाँ तो बोलिए, आप सबसे पहले क्या लेना पसंद करेंगे? शाम हो गई है और तुमने भी चाय के लिए कहा था, तो फिर चाय ही मंगा लो। ठीक है, मैं बस 1 मिनट में आया। अजय अब बराबर की दीवार पर बंद खिड़की को देखकर उठकर उसके पास आ गया था। थोड़ी शाम की ताजी और ठंडी हवा इस बैठक में आ जाएगी। अजय ने उस खिड़की को खोल दिया था। अब अजय के चेहरे पर हवा का झोंका टकराया था और उसकी नजर दूर तक लहराते हरे भरे खेतों पर पड़ने लगी थी। यह दृश्य देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। फिर वो दोबारा से सोफे पर आकर बैठ गया था। कहाँ रह गया ये साकेत? 1 मिनट की बोल कर गया था। कोई बात नहीं, आ जाएगा। अब लगभग 5 मिनट के बाद साकेत एक ट्रे में 3 कप चाय और बिस्किट लेकर आ गया था। ये लीजिए। क्या आप खुद चाय बना कर लाए हैं? नहीं, मेरी माताजी ने बना कर दी है। अच्छा पूछिए, क्या पूछना है आपको? वैसे आपको क्या लगता है, हमारी भाभी भाग कर कहाँ गई होंगी? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपकी भाभी भाग कर कहाँ गई होगी? दरअसल मेरे कहने का मतलब है कि अपने माँ बाप के घर गई होगी या फिर अपने किसी आशिक के यहाँ रहने चली गई होगी। अगर आपकी भाभी संजना अपने माँ बाप के यहाँ गई होती तो शायद आपको अभी तक पता भी लग गया होता और संजना जी के जाने का कारण भी सबको पता लग गया होता। हाँ, ये तो आपने ठीक कहा। फिर तो संजना भाभी वाकई में अपने किसी पुराने आशिक के साथ ही यहाँ से भागी हैं। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? सीधी सी बात है, संजना भाभी घर से जेवर पैसा लेकर भागी हैं तो यकीनन वो अपने प्रेमी के साथ ही कहीं निकल गई होंगी और अब वे दोनों उस जेवर और पैसों से ऐश कर रहे होंगे। और आप देख लेना, बहुत जल्द जब पैसा खत्म हो जाएगा तो हमारी संजना भाभी हमारे सामने आ जाएंगी। अच्छा, आपने आखिरी बार कितने बजे अपनी भाभी संजना को घर में देखा था? यही कोई 9:45 या 10 बजे के करीब, जब भाभी अपने कमरे में जा रही थी। आपको कैसी लगती थी अपनी भाभी? मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझा। कहने का सीधा मतलब है, आपके भाई राजीव घर पर नहीं है और आपकी भाभी संजना जो बेहद खूबसूरत है वो अपने कमरे में बिल्कुल अकेली थी। तो फिर क्या मतलब है आपका? मतलब साफ है, आपकी नजर अपनी भाभी के ऊपर खराब हो चुकी थी और आपने रात के वक्त अपनी भाभी के साथ अश्लीलता की। ये आप क्या कह रहे हैं? इस तरह का आरोप आप मुझ पर कैसे लगा सकते हैं? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि मुझे लग रहा है तुम्हारी भाभी के गायब होने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। देखो अजय जासूस, आप हद से आगे बढ़ रहे हो। मुझ पर बेवजह इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो। इससे अच्छा तो तुम्हें मेरी भाभी को ढूंढने का काम करना चाहिए। वो तो हमारी पुलिस कर ही रही है, तुम्हें ये बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर अब हमें सारी सच्चाई बता दो कि आखिर तुमने कैसे अपनी भाभी को इस घर से गायब किया और अपने उस दोस्त मिस्टर गगन के साथ मिलकर उसे इस गांव से कैसे गायब कर दिया। आप बेवजह आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। क्या आपके पास कोई सबूत है? चिल्लाने की जरूरत नहीं है और शांति से बैठ जाइए। शुक्र मनाइए कि हम आपसे यहीं आपके घर में सवाल जवाब कर रहे हैं, वरना आपको पुलिस स्टेशन में घंटों बिठाकर भी पूछताछ कर सकते हैं। अब साकेत की ऊंची आवाज सुनकर उसकी माँ माधुरी देवी और बहन शांति भी वहाँ आ गए थे। क्या हुआ साकेत, तुम इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? देखो माँ, भाभी संजना के गायब होने का आरोप अब मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। ये अजय जासूस जी बोल रहे हैं कि मैंने अपनी भाभी के साथ गलत काम किया और उसे यहाँ से गायब कर दिया। तो फिर मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। मैडम माधुरी जी, आपके कमरे में जो अलमारी है जिसमें आप चाबी लगी हुई भूल गई थी, हो सकता है आपका ये बेटा ही आपके जेवर और पैसे चुरा कर ले गया हो और इसने ही अपनी भाभी संजना के कमरे में भी चोरी की हो, पर उस वक्त संजना जी की आंख खुल गई हो और फिर वो साकेत को चोरी करता देखकर हैरान रह गई हो। पर अब साकेत ने अपनी जान बचाने के लिए संजना को इस घर से गायब कर दिया हो, वरना अगर संजना को जेवर पैसे लेकर अपने आशिक के साथ भागना होता तो वो रात के वक्त ही यहाँ से निकल जाती, परंतु वो सुबह 5:30 बजे तक गांव की सीमा में ही थी। साकेत की माँ माधुरी देवी अब अपने बेटे पर लगे आरोप को सुनकर हक्की बक्की रह गई थी और बेहद आश्चर्य से अजय की तरफ देख रही थी। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है मैडम। मुझे शक है कि आपके घर से ज्वेलरी और पैसे आपके बेटे ने ही चुराए हैं और आपकी बहू संजना को भी इसी ने गायब किया है। नहीं, ये नहीं हो सकता है। भैया तो सुबह घर पर ही थे। हाँ, मैं सुबह तकरीबन 6:30 बजे उठा था। मुझे बेहद गहरी नींद आई हुई थी जब घर में सभी सदस्य शोर मचाने लगे थे कि संजना भाभी गायब हो गई हैं और घर में चोरी हो गई है। तब मेरी आंख खुली थी।
चलिए ठीक है, मैं अभी आपकी बात पर विश्वास कर लेता हूँ। मुझे अब आपका पूरा घर देखना है अच्छी तरह से। आपको जो करना है आप कर सकते हैं, पर मेरे बेटे पर आरोप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अजय अब कुछ नहीं बोला था और फिर आगे की तरफ बढ़ गया था। अब आप हमारे पूरे घर की तलाशी लेंगे, पर अब पूरे घर में क्या देखना चाहते हैं आप? पहले मैं आपके कमरे की तलाशी लेना चाहता हूँ, उसके बाद आगे की बात करेंगे। अब अजय दोबारा से हॉल में आ गया था। फिर उसका ध्यान बाहर के दरवाजे की तरफ गया था और उसके दिमाग में फौरन अगला सवाल आ गया था। संजना जी जब घर से गायब हुई थी, उस दिन सबसे पहले सुबह घर में कौन उठा था? मैं सुबह 6:30 बजे उठ जाती हूँ। क्या जब आप सुबह उठकर कमरे से बाहर आई तो ये बाहर का दरवाजा खुला हुआ था या बंद था? दरवाजे को अंदर से लॉक नहीं किया गया था, वो ऐसे ही बंद था। आपको कैसे पता हुआ कि आपकी बहू घर से गायब हो गई है? मैं सुबह उठकर पहले बाहर की तरफ गई और फिर मुझे एहसास हुआ कि बहू उठी नहीं है, क्योंकि सुबह उठकर उसे ही हमें चाय देनी होती थी। इसलिए फिर मैं बाहर से दोबारा बहू संजना के कमरे में गई। उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर चली गई, पर वहाँ मेरी बहू नहीं थी। और फिर मेरा ध्यान उसकी अलमारी के बिखरे हुए कपड़ों पर गया। तब मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब अगर ये दरवाजा खुला हुआ होता तो आपकी बहू इसी दरवाजे से बाहर निकली होगी, और अगर वो इस दरवाजे से सुबह के वक्त बाहर निकलती तो बाहर गेट पर खड़े गेट कीपर चंदन कुमार को इस बारे में उसे पता लग जाता, या फिर उससे पहले जो जीवन कुमार खड़ा था गेट पर, उसे आपकी बहू के बारे में पता लग जाता। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि भाभी संजना छुपकर यहाँ से भाग गई होंगी। क्या कोई और रास्ता है इस घर के अंदर से बाहर निकलने का? हाँ, पीछे की तरफ एक दरवाजा है, वहाँ से भी बाहर निकला जा सकता है। अच्छा चलिए, दिखाइए उस दरवाजे को भी। आइए। सभी तेजी से आगे बढ़ रहे थे और अजय इस वक्त सबसे पीछे था। और अब उसका ध्यान गैलरी की दीवार पर एक जगह रुक गया था जहां लाल रंग का कुछ निशान लगा था। ये लाल रंग कैसा है इस दीवार पर? अरे ये तो माथे का सिंदूर है। लगता है किसी का हाथ लग गया होगा। शादी का माहौल था, बहुत सारी औरतें आई हुई थी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा हो सकता है। फिर वो अपना रुमाल निकालता है और उस दीवार पर लगे सिंदूर को अपने रुमाल से साफ करके उस सिंदूर के सैंपल को अपने रुमाल पर ले लेता है। अब पीछे की तरफ मैं तुम्हें दरवाजा दिखा देता हूँ। वैसे वो दरवाजा बंद ही रहता है। रुक जाइए, दरवाजा मैं खुद खोल दूंगा। कब से इस दरवाजे को नहीं खोला गया है? रोज ही 1-2 बार तो ये दरवाजा खुलता ही है। अच्छा, पर इस पर तो धूल बैठी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे 2-3 दिन से खोला ही नहीं गया हो। धूल का क्या है, वो तो 2 घंटे में बैठ जाती है। पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये दरवाजा जब से आपकी बहू संजना गायब हुई है तब से खुला ही नहीं है। इसका तो यही मतलब हुआ कि आपकी बहू संजना जी आगे के दरवाजे से ही निकली होंगी। वो तो हम आपसे कह ही रहे हैं कि आगे का दरवाजा खुला था। संजना वहीं से चुपके से निकली होगी, नजर बचाकर। अजय अब दरवाजे को खोलकर बाहर देखता है जहां छोटी बाउंड्री वॉल के पार लहराते हुए खेत नजर आ रहे थे। अजय अब आगे बढ़ता चला गया था और उसे इस तरह आगे जाता देखकर माधुरी देवी, साकेत और शांति के चेहरे पर पसीना आ गया था। वैसे इस तरफ के खेत को देखकर लग रहा है कि संजना को इस रास्ते से भागने में ज्यादा आसानी रहती, क्योंकि इन खेतों के पार शायद गांव की सड़क शुरू हो जाती होगी। जी हाँ, आपने ठीक कहा, यहाँ से आगे गांव की सड़क लग जाती है। तब तो माधुरी इस रास्ते से ही भागेगी। आगे के रास्ते से भागना तो उसके लिए ज्यादा परेशानी खड़ा करने वाला हो सकता था, क्योंकि आगे गेट पर गेट कीपर सुरक्षा कर रहा था। अब हम क्या बताएं कि भाभी संजना कहाँ से भागी हैं? बस वो हमारे घर से भाग गई हैं। हमें तो यही पता है। ये तो अब आप ही पता लगाइए कि वो कहाँ से निकली होंगी। पर मैडम का तो कहना है कि हॉल का दरवाजा खुला हुआ था। हाँ, तो क्या हुआ? शायद संजना पहले आगे के दरवाजे पर गई होगी और उसने आगे का जायजा लिया होगा और फिर पीछे के रास्ते भाग गई होगी। तो क्या जिस दिन संजना जी यहाँ से भागी थी उस दिन ये दरवाजा खुला हुआ था? हाँ, उस दिन मैं पीछे की तरफ आई थी और ये दरवाजा अंदर से खुला हुआ था। मुझे इस बात का ध्यान है। बड़ी देर से आपको ये बात ध्यान आ रही है। चलिए, कोई बात नहीं। तो फिर अब हम इस बात को मान लेते हैं कि आपकी भाभी आगे के रास्ते से नहीं बल्कि इस तरफ खेतों के रास्ते से भाग गई होगी और फिर आगे सड़क पर किसी की गाड़ी में बैठकर यहाँ से दूर निकल गई। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा ही हुआ होगा। हम तो चाहते हैं कि आप कैसे भी करके हमारी बहू को ढूंढ दें।
आखिर हमें भी तो पता लगे कि हमारी बहू संजना इतने अच्छे घर बार को छोड़कर क्यों भागी।